जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आपको पता है, आज रमज़ान मुबारक की 17वीं सहरी का आगाज़ हुआ जा चुका है और आज हम बात करेंगे नातखाओं से, सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसके साथ साथ होंगी हमारे बहुत अच्छे गेस्ट के साथ मज़े की बातें। और उसके बाद डॉक्टर्स होंगे हमारे साथ, शेफ़ होंगे, कवाल होंगे। तो आइए इन सब लोगों को साथ लेकर मुस्तफ़ीज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि आज 17वीं रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और अशरा मग़फ़रत इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, क्यों ना अच्छी बात हो, हम अल्लाह ताला और उसकी रसूल की बताई हुई अमल पर राह अमल इख्तियार करें और अपनी इबादतों को और अपनी रियाज़तों को दिन ब दिन वसी कर लें, क्योंकि सिर्फ़ इबादतें और तिलावत कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के लिए ही मखसूस नहीं किया गया। हमें पूरे साल इस तरह से अल्लाह ताला के साथ सुरखरू होना चाहिए, नमाज़ों के ज़रिए, इबादतों के ज़रिए, तिलावत कुरान पाक के ज़रिए। अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हैं तो उस नेकी का अमल सिर्फ़ अजर रमज़ानुल मुबारक में नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में बेशक अल्लाह कहता है कि एक नेकी का सवाब तुझे 70 नेकियों से बढ़कर दूंगा, लेकिन इन नेकियों को हमें पूरे साल अपने ज़रूरत ज़िंदगी बनाना है। तो यही एक अच्छे इंसान होने की दलील और एक अच्छे इंसान होने का अमल है। तो आइए इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते हैं और स्टार्टिंग में मैं ही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करता हूँ। आइए समात कीजिए। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। हाँ, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली। कुछ नवाज़ों का अपने प्यारों का, कुछ नवाज़ों का अपने प्यारों का सदका अता हो। कुछ नवाज़ों का सदका अता हो। दर पे आया हो बनकर सुवाली, दर पे आया हो बनकर सुवाली। सुवाली दर पे आया हो बनकर सुवाली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी से। हाँ, उम्मती ये कहेंगे खुशी से। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। जिनकी है शान सबसे निराली, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। जिनकी है शान सबसे निराली, हक से पाई वो शान करीमी। मरहबा दोनों आलम के वाली, हाँ मरहबा
हवा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गई जवां तो इमामत खरीद ली, सर दे के राय हक में शहादत खरीद ली, सर दे के राय हक में शहादत खरीद ली, मादर से कुल बास से ताकत खरीद ली, मादर से कुल बास से ताकत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। ओ मोहम्मद का, ओ मोहम्मद का, ओ मोहम्मद का, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन काटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, प्यारे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन काटा ली, हर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा जी नाज़रीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया गया, और जैसे कि ये नात रसूल मकबूल जो हमारे दिलों में समाई हुई है, और जिसको मेरे हुजूर का दर की फ़कीरी मिल जाए तो उसको इस दुनिया की कोई तलब नहीं रहती, कोई हसरत नहीं रहती और कुछ पाने की। तो अगर मैं बात करता चलूँ हुजूर की शान में, तो आज ये रात ख़त्म हो जाएगी लेकिन मेरे हुजूर का ज़िक्र ख़त्म नहीं होगा, मेरे हुजूर की शान बयान नहीं होगी। तो क्या ही खूबसूरत शान है, क्या ही खूबसूरत बात है मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो अब बात से आगाज़ करते हुए मैं बताता चलूँ, जैसे कि ये सेगमेंट, ये प्रोग्राम हमारा आगाज़ करता है, हमारे साथ मौजूद होते हैं, अच्छे से सनाखा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में शान अक़दस बयान करते हैं, पेश करते हैं। तो इसी तरह आज हमारे नात ख़बी मौजूद हैं और आज हमारे साथ बहुत अच्छे हमारे मेहमान एक मौजूद हैं। अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो हादी ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सैयद अनस इमाम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं अनस भाई? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, हमारे ट्रैवल ट्रेड को थोड़ा इम्पोर्टेंस दी आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ़ लिया है। और इसके साथ साथ मैं अगर तारुफ़ कराता चलूँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा दिखते हैं मेरे दोस्त, और बड़े मारूफ सनाखा हैं, मुल्क नामवर सनाखा, जनाब हाफिज़ नोमान कादरी साहब आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई, आप खैरियत से हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। माशाल्लाह, आपका जो कॉम्बिनेशन है आपकी ग्लासेस का और आपकी जो आपने बड़ी अच्छी सी टोपी लगाई हुई है बरकाती टोपी कहलाती है तो इसको आपका कॉम्बिनेशन बहुत मैच कर रहा है। आपकी आंखें खूबसूरत हैं जो खूबसूरती देख रही हैं, ये आपका हुस्न नज़र है नौमान भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं अपने तीसरे जो हमारे मेहमान हैं, मेहमान सनाखा, उनका तारुफ़ कराता चलूँ। मोहम्मद अनस रज़ा कादरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं अनस भाई? अब मैं आगाज़ में
हमारे नौमान भाई मौजूद हैं, उनसे चाहूँगा कि वो हुज़ूर की शान अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक अच्छा सा कलाम पेश करें, जो कि मेरे हुज़ूर सरवर कौनैन नूर मुजस्सम ख़ातमुन नबीय्यीन ताजदार मदीना ख़त्म सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। तो नौमान भाई आपसे गुजारिश है हदीया बारगाह रिसालत में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। सबसे पहले जैद भाई आपको और आपकी K21 की पूरी टीम को इंतहाई दिल से मुबारकबाद। इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप नशर कर रहे हैं। अल्लाह करीम आपकी इस काविश को, इस मोहब्बत को, इस अक़ीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने हाज़रीन इस महफ़िल में मौजूद हैं अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक नात से मुंतखब अशआर पेश कर रहा हूँ और अभी एक जगह पर ही कलाम मैंने पेश किया था चैनल के ऊपर, तो हुई उसके मुंतखब अशआर चूँकि शाह साहब क़िबला जो हादीस ट्रैवल के ये ऑनर बैठे हैं जनाब सैयद अनस इमाम साहब, ये भी सैयद हैं तो बात उसके घराने की हो जाए तो मज़ा आ जाए। कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। कायनात में न जाने कितने घर हैं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितने करोड़ कितने अरब घर हैं, लेकिन इस जैसा घर कोई कायनात में नहीं है। यही नियाज़ी साहब कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। और परसों जो दिन गुजरा है कल, वो जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का दिन यौम विलादत गुजरा है, तो उसी से मैं उसको मुंसलिक कर रहा हूँ। शेर के अंदर जो नियाज़ साहब कहते हैं उम्मती हूँ मैं शाह है ज़मन का, हूँ भिखारी मैं मौला हसन का, हूँ भिखारी मैं मौला हसन का। सदक़े जाऊं मैं उनकी अता के, बस देने वाले ने सब कुछ दिया है। सदक़े जाऊं मैं उनकी अता के, देने वाले ने सब कुछ दिया है। काबा इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी। मेरे तुर्बत पे लिखना नियाज़ी, पंजतन का ये अदना गदा है। मेरे तुर्बत पे लिखना नियाज़ी, पंजतन का ये अदना गदा है। दो ज़मीनें हैं और दोनों ज़मीनों पर, इस ज़मीन पर कलाम कहा अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब ने, और इसी से मिलती जुलती ज़मीन और बिल्कुल यही तर्ज में कलाम कहा मरहूम जाहिद नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं अल्लाह से मांगने का तरीका बता रहे हैं कि अल्लाह से मांगा जाए तो किस तरीके से मांगा जाए। कहते हैं रब के दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मैंने सैयदा के वसीले से मांगा। मुझ
मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। आखिरी शेर और शेर पर ये पैगाम है, ये पैगाम दे रहे हैं जाहिद नियाज़ी साहब। कहते हैं कि दुनिया में इज्जतें, कामयाबी, कामरानी, शोहरतें, जो कुछ चाहते हो बस करना एक काम है, जो जाहिद नियाज़ी कह रहे हैं। कहते हैं चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। इनके सदक़े से ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। इनके सदक़े से ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो आरे नियारे हुए ये जो वारे निहारे हुए हैं। और बेशक जिसको मैं समझता हूँ कि अगर इस दुनिया में कुछ भी मिलता है, वो अगर हुजूर के दर से अगर भीख मांग लेना तो उसको ज़रूर मिलता है, उसी के सदका मिलता है, उसी के दर से मिलता है और उन्हीं से मांगने से मिलता है। माशाल्लाह हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ मिलती है। क्या बात है। अनस भाई से बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे। अब मैं बात करता चलूँ, हमारे साथ एक और सनाखा मौजूद हैं, मोहम्मद अनस रज़ा कादरी साहब। आपके हम नाम भी हैं अनस भाई। तो अनस, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हरदिगाह बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर करें। कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर। कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, आका ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। आका लजपाल
से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, यूं ही किस दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं ही किस दिन हमको दुनिया से तो जाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है। महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे आलम का वो बेगाना है। बेशक हम सबका यही अकीदा है कि कोई हम एक अकेले हुजूर के चाहने वाले नहीं, दुनिया भर में करोड़ लाखों मुसलमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, और बेशक और दुनिया जब तक कायम रहेगी मेरे हुजूर का ज़िक्र ता क़यामत कायम रहेगा, और जो हुजूर को बख्श क़यामत के बाद भी हुजूर का ज़िक्र, क्योंकि मेरे रब ने ये कह दिया वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं वो मगर खुदा से जुदा नहीं। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले और ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़ी समझने वाली बात है। नुमान भाई मैं चाहूँगा कुछ आपसे मैं जानूँ, आज ये बताएं कि आपने नात ख़ानी का आगाज़ किस उम्र से करा था? मैं जब हम स्टडी दौर में थे तो मैं नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ने लाइन जरी में हमारी मस्जिद है, हम वहाँ जाते थे, तो 10 साल की या 9 साल की उम्र से मैंने नात की इब्तिदा की थी। माशाल्लाह। और पहली बार जो नात शरीफ पढ़ी थी वो सईद हाशमी साहब मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत मारूफ और मकबूल नात है, अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पर भेजो सलाम उन पर भेजो, यही मोमिन उसे खुदा चाहता है। ये नात पहली बार मैंने पेश की थी और आज नात पर तकरीबन 23 साल मुझे गुजर चुके हैं, 33 साल उम्र हो चुकी है माशाल्लाह। और 23 साल 33 साल उम्र हो चुकी है आपकी? 33 साल उम्र हो अभी भी आपको 23 साल का समझता हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल उम्र हो चुकी है। अच्छा। 23 साल का अरसा नात ख़ानी में गुजार दिया। आपने उम्र का राज इतने दिन तक कैसे छुपा के रखा है? आप ये अल्लाह की क्रीम्स यूज़ करते हैं और वो एक शेर है कारी शाहिद महमूद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, वो एक शेर पढ़ते हैं कि आपके जिक्र से जोबन है बदन पर मेरे, जिक्र तेरे हमें बूढ़ा नहीं होने देते हैं। तो ये हुजूर के जिक्र की चाशनी है, हुजूर के जिक्र का बड़ा, हुजूर के जिक्र का बहुत करम है, रहमतें हैं कि आप नात पढ़ते रहें तो आप मतलब हमेशा जवान रहते हैं। 43 में भी ऐसे दिखेंगे, 53 में भी ऐसे दिखेंगे और 63 में भी ऐसे दिखने वाले हैं। प्यारे सरकार की मेहरबानी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप भी बहुत माशाल्लाह, पहले आप बिना डफके पढ़ते थे और अब आप जो है आपने डफके पर पढ़ना शुरू कर दिया है, उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। जो हमने एक प्रोग्राम किया था नॉर्थ कराची साइड पर, तो आपने जो पेश किया था, हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह कवर कर लूँगा, लेकिन फिर जब आपको मैंने देखा, मैंने ये पूरी टीम के साथ आए हैं और आपने जिस तरह पेश किया तो वो बहुत एक अलग मुनफरिद था। जो आप बिना डफके पढ़ते हैं और डफ के साथ जो आपने पढ़ा उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा था। आपकी मोहब्बत है, आपके हुस्न नज़र है, बस अल्लाह ताला की सलाहियत है। अच्छा, नुमान भाई से भी गुफ्तगू जारी रहेगी, अनस भाई से भी हमारी बातचीत होती रहेगी। मैं बताता चलूँ, आपको पता है हमारे साथ इनडायरेक्टली हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और अगर मैं बताता चलूँ तो सबसे पहले इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके साथ साथ हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट हमारे साथ मीडिया पार्टनर हमारे बने। उसके अलावा
वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल जो कि वाटर वेस्टेज के हवाले से काम करते हैं कंपनीज इंडस्ट्री में, जिनको भी वाटर वेस्टेज के हवाले से खदमात चाहिए वो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकता है। नावेद अहमद जिनके ड्रेसेस मैं यहाँ पे वेयर करता हूँ और जिनको पसंद आते हैं उनकी आउटलेट पर लाजमी जाएँ तशरीफ़ लेकर, जो कि तारिक रोड पे वाक़ है। और इसके अलावा गोबीज़ के बगैर तो भाई हमारा प्रोग्राम में अधूरे हैं और रंग भी अधूरे हैं, तो गोबीज़ का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ द ब्यूटी मार्ट सैलून जो कि ख़वातीन की बेंतिया बेस्ट चॉइस है। द ब्यूटी मार्ट सैलून जो भी ख़वातीन मेकअप और दीगर सर्विसेज लेना चाहती हैं वो यहाँ पे ज़रूर कांटेक्ट करें, जिनकी 2 ब्रांचेस नाज़िमाबाद में वाक़ हैं। इसके अलावा पेंटो पम्प्स पानी के मोटर्स देते हैं भाई, जिनके घरें ख़राब हो गए हों और जिनको नहीं चाहिए हो ना, तो वो पेंटो पम्प्स लाजमी जाएँ। और इसके अलावा टोटल नेटवर्क सोल्यूशन हमारे मीडिया पार्टनर हैं। टोटल नेटवर्क सोल्यूशन वाले कहते हैं कि भाई हम तो सोलर पावर सिस्टम बनाते हैं, बिजली का तोड़ देते हैं, लेकिन जिनको भी हमारी खदमात चाहिए हुए हैं, यूथ एक्टिविस्ट जो हैं, अगर वो कुछ अच्छा अपना प्लेटफॉर्म, कुछ अपनी नई चीज़ें अगर वो क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अच्छा प्रपोज़ल है और उनको अगर हमारी खदमात चाहिए किसी भी हवाले से, तो हमारे ईमेल नंबर्स और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। और इसके अलावा ओमो वाटर, भाई वो पानी हम पीते हैं और शहरी में इससे करते हैं, और इसके साथ साथ ये ओमो वाटर हमारे साथ भी रहता है और हम घरों में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ओमो वाटर वालों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ नेल्सन हमारे साथ मीडिया पार्टनर है, इनका भी बहुत शुक्रिया। और साथ में मैं बात करूँगा हमारे साथ, हाँ, जो हमें सहरी भी स्पॉन्सर करते हैं, कल भी उन्होंने दी थी और परसों भी उन्होंने कराई थी, पिज़्ज़ा मैक्स वाले कहते हैं कि हमारी ऐप डाउनलोड करें और उसके अगेंस्ट में वो आपको 50% ऑफ देंगे। तो भाई जो इस लॉकडाउन की सूरत में हाल में डिस्काउंट रेट पे खाना खाना चाहता है तो वो पिज़्ज़ा मैक्स लाजमी ऐप डाउनलोड करे और उसको अवेल करे। तो आइए नाज़रीन बात करते हैं, और क्योंकि ये सेगमेंट हमारा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक़द्दस है, तो आइए बात करूँगा मैं नुमान भाई से, गुजारिश है एक कलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और पेश करते हैं। बहुत प्यारी नात शरीफ, और इसका हर शेर शाह साहब और जैद भाई बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह। दरबार मुस्तफा में रहमत का दर खुला है, दरबार मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है, दरबार मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है, दरबार मुस्तफा में। ये आपकी तरफ से और शाह साहब आपकी और हम जो सना खान, तीनों सना खानों की तरफ से ये हुजूर की बारगाह में ये अपना अकीदा और हम सबका अकीदा पेश कर रहा हूँ। मैं नात पढ़ रहा हूँ, सरकार सुन रहे हैं, मैं नात पढ़ रहा हूँ, सरकार सुन रहे हैं, ये राज अब खुला है, दरबार मुस्तफा में ये राज अब खुला है, दरबार मुस्तफा में। ये शेर अपना जैद भाई में एक महफिल में था और उस महफिल में जो सदारत थी वो क़िबला आले नबी औलाद अली पीर सैयद हैदर हुसैन शाह साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू की सदारत थी और उन्हीं के हुक्म पर मेरी वहाँ हाज़िरी हुई। तो ये नात पेश कर रहा था, शाह साहब आंखों से उनके आंसू जारी, और मैं एक खूबसूरत मंजर, एक रूहानियत, आप जो नातवा हैं आप वाकिफ़ हैं इन सारी चीज़ों से, एक अजीब सी रूहानियत उस महफिल में बन गई। तो नात, मैं इस नात को कंप्लीट किया तो शाह साहब ने मुझे कहा वो शेर पढ़ें, आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं। सुनिए, आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं, लब कौन खोलता है, दरबार मुस्तफा में
तमन्ना और हमारे अनस भाई और मेरी, हम तमाम नात खानों की तमन्ना यही है जो शायर कह रहे हैं, मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहे ना, मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहे ना, गुनात पड़ रहा है दरबार मुस्तफा में, गुनात पड़ रहा है दरबार मुस्तफा में। आखिरी शेर और शायरी का आप अंदाज देखें ज़ैद भाई, इस कलाम का बेहतरीन से बेहतरीन शेर, जो अंदाज, जो कलम का जो अंदाज है शायर का, वो मैं कुर्बान उसके ऊपर। शायर कह रहे हैं, सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ। अल्लाह हम सबको हुजूर के दरबार की मदीने की हाज़िर अता फरमाए। यही कैफियत होती है जो शायर कह रहे हैं, सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा में। क्या खूबसूरत कलाम का इंतखाब था, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन बताता चलूँ कि अब हम हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और एक जो एक गेस्ट है मैं आपको और मिलाने वाला हूं जो कि आज के दिन से की मुनासबत से बहुत अहम शख्सियत हैं। लेकिन उससे पहले मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, और मैं इजाज़त चाहूँगा हमारे हाफिज़ नौमान कारी साहब आज तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अनस रज़ा कारी साहब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन एक मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है मैंने आपसे बात करी थी, आफ्टर ब्रेक हम लोग बहुत अच्छे से गेस्ट के साथ मौजूद होंगे, जो कि गेस्ट हमारे मुल्क का सरमाया थे और हमारे मुल्क की शान, हमारे मुल्क की जान, हमारे मुल्क की आन थे। अगर मैं बात करता चलूँ तो आज के दिन की मुनासबत उनका नाम बड़ा एक अहम है, जनाब अमजद साबरी मरहूम के भाई और उनके साथ रहने वाले उनके सगे भाई आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जनाब तलहा साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं तलहा भाई? अल्लाह का करम है। ये बताएं क्योंकि आज अमजद साबरी मरहूम भाई की, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो मरहूम नहीं है, वो शहीद है। शहीद, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी वजाहत करी अमजद साबरी शहीद भाई की, क्योंकि आज बरसी का दिन है, तो आज पूरे दिन आप मसरूफ़ रहे होंगे। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे आने से पहले भी मेरे पास बहुत सारे गेस्ट थे, बस वहाँ से फारिग होके तो बस आप लोगों से भी मोहब्बतें, आप लोगों की भी मोहब्बतें, तो अब भाई आप
टाइम निकाल के मैंने कहा यहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। बिल्कुल माशाल्लाह। गुलाम फरीद साबरी साहब के बेटे, गुलाम फरीद साबरी साहब के बेटे, और इसके साथ एक बड़ी आपके साथ नाम जुड़े हुए हैं, तो जब आप उनके नाम के साथ याद करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा और मकबूल लगता है। साबरी साहब के भतीजे भी हैं आप। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि गुलाम फरीद साबरी साहब के बेटे, अमजद फरीद साबरी साहब के भाई, मकबूल साबरी साहब के भतीजे। ज़्यादातर लोग अमजद भाई के नाम से और वालिद साहब के नाम से, सब हमारे बुज़ुर्गों के नाम से, और मैं सबके लिए लेगेसी भी लेके चल रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मैं प्राउड फील करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने भी जो अंदाज़ अपनाया वो अपने वालिद साहब और अपने चचा को फॉलो करते हुए आपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया? जी बिल्कुल। वालिद साहब को फॉलो करते हैं आप महफ़िल कवाली में? वालिद साहब को भी फॉलो करता हूँ, अमजद भाई को भी फॉलो करता हूँ, हाँ, चचा को भी फॉलो करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अब चाहूँगा तला भाई, आज हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा हैं, तो कुछ हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कुछ अक़ीदत के फूल निछावर कर दें। बिस्मिल्लाह। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। दावा है तेरी शाह का, मुझ उम्मती गुमराह का। तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल। अपने अंदाज़ भी बड़ा खूब अपने वालिद साहब और अपने भाई का अपनाया, और आप दिखते भी माशाल्लाह अमजद साहबी की तरह हैं। बिल्कुल आपने जो फ्रेंच कट रखा हुआ और आपने जो बाल रखे हुए हैं बिल्कुल अपने भाई की तरह बिल्कुल रखे हुए हैं, तो ये स्टाइल उन्हीं का फॉलो करा है आपने? थका हुआ भी हूँ। हाँ, कंटिन्यूसली आपकी ज़्यादा आज मसरूफियात होंगी, और ज़ाहिर बात है आज बरसी का दिन है अमजद भाई की, और आप उनके भाई हैं, तो घर में मेहमान आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, इसी तरह का जी सिलसिला चल बिल्कुल, रहा होगा। बहुत ज़्यादा मेहमानों का अभी तक आना जाना लगा हुआ था, बिल्कुल तो मैं वहीं पे फिर इधर उधर, आपको पता है सारी मसरूफियात देखना, बिल्कुल। हर चीज़ हर काम, तो सारा सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपसे बात गुफ्तगू जारी रहेगी तला भाई। मैं बात करूँगा क्योंकि हमारे सैयद अनस इमाम भाई आज हमारे गेस्ट भी हैं, और ये बताएं अगर अनस भाई आपसे मैं बात करता चलूँ, हाजी ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड, इसको बनाने का ख्याल सबसे पहले बताएं आया कैसे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम ये शो देख रहा है, और सबसे पहले मैं K21 न्यूज़ टीम को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमें इनवाइट किया माशाल्लाह। और थर्ड चीज़ ये एक आपसे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम एसी के लिए आप ज़रूर करेगा, चिल्लर लगाएंगे। चिल्लर लगवाएगा मेरे लिए, सही है। नहीं आप हमारे भाई, बहुत ज़रूरी, है, आप हमारे भाई हैं, आपसे थोड़ा सा मौसम में। मजाक कर लिया, जी, जी, लेकिन अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने जो है हमें बुलाया। सर बेसिकली ये हमारा एज अ फैमिली बिजनेस था। बैक इन 1990s में मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, माय फादर एंड माय अंकल स्टार्टेड दिस बिजनेस हादी ट्रेवल्स, एंड
नाउ इट्स बीन 30 years और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टॉप 10 कंपनीज में हमारा पाकिस्तान में नाम रह चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। ट्रैवल ट्रेड से ही हमारा ताल्लुक़ था, पहले जो हमारे मेरी फैमिली बिजनेस है जैसे कि उसी में वहाँ ही से ताल्लुक़ था और दादा भी मेरे ट्रैवल ट्रेड में ही होते थे, इंडस्ट्री में ही जहाँ होते थे। पे नाम आता है ट्रैवल का, जी तो ट्रैवल की खदमात हमारे आज के माशरे में क्या क्या होती हैं? सर ट्रैवल की खिदमत बहुत बड़ी है एक इंसान के ज़िंदगी में। अच्छा। बहुत बड़ी खिदमत है ये। एक मेरे हिसाब से मेडिटेशन है ट्रैवल। अगर आप जाएं कहीं बाहर तो हर मुल्क में सबसे ज़्यादा, जो यूरोप साइड पे आप अगर चले जाएं तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि उनका ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर चीज़ भुला देती है। चाइनीज़ में एक कहावत है कि जॉब्स जो हैं वो आपकी पॉकेट्स फिल करती हैं और ट्रैवल आपकी सोल फिल करती है। एक ट्रैवल पे आप जब होते हैं तो वो आप आज के नॉर्मल डेज आप भूल जाएंगे हमेशा से, जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है, लेकिन आपको याद होगा अगर आपकी कोई ट्रिप है तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। वो 4 दिन की हुई होगी या 5 दिन की, 1 हफ्ते की, वो ट्रिप कभी भी कोई बंदा भूल नहीं सकता। वो एक नॉर्मल लाइफ से हट के बंदा जो है ना एक रिलैक्सेशन में चला जाता है। ट्रैवल बहुत एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवलिंग, ट्रैवल होते हैं वो टूरिज्म पे काम करते हैं, कुछ ट्रैवल्स होते हैं हज उम्रा वगैरह पे हज उम्रा पे करते हैं। तो इस दौरान तो हज उम्रा में बड़ी मुश्किलात पेश आई हुई हैं। रिलीजियस टूरिज्म आजकल बहुत ज़्यादा बंद है, क्योंकि एज यू नो पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से काफ़ी हद तक हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक बैकफ्लो आया है, जिस पे बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुए हैं। बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं बहुत सारी वो बैंकरप्सी में चली गई हैं अभी इस सिचुएशन में। इस कोविड में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ वो फिर से स्टार्ट हो गई हैं लॉकडाउन के बाद, लेकिन अभी तक दूसरी हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि सारे कॉन्सुलेट अभी बंद हैं। उम्रे का सबसे ज़्यादा मेन होता है पाकिस्तान में, उम्रे से बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जाते हैं उम्रा करने पाकिस्तान से, वो उम्रा 1 साल से बंद है। तो आप लोग ट्रैवलिंग के काम भी, हम लोग ट्रैवलिंग का हज उम्रा होता है नॉर्मली, और अदर कंट्रीज़ भी होती हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, और हम लोग कुछ काम हम लोग अपने कंसल्टेंसी का भी करते हैं, स्टूडेंट कंसल्टेंसी का। प्लस हमारे पास पाकिस्तान में स्टूडेंट कंसल्टेंसी की जहाँ पे बात आती है तो आप लोग कहाँ पे, यूके साइड पे है, और अभी आजकल बहुत ज़्यादा जो स्कोप है वो टर्की का है। टर्की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको हर लड़के को, हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जो है वो डील कर रहे हैं, और बहुत स्टूडेंट वीज़ा को बहुत वीज़ा मिल रहा है। काफ़ी पाकिस्तान से बहुत लोग जो है टर्की जा रहे हैं, और बहुत अच्छा वहाँ पर वर्क परमिट भी मिल रहा है। काफ़ी हद तक टर्की बहुत सपोर्ट कर रहा है। एम्प्लॉय वीज़ा भी अभी हम लोग करते हैं, और स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा पे भी हम लोग काम करते हैं। सेकेंडली हम लोग काम करते हैं सबसे ज़्यादा जो हम लोग का है टूरिज़्म, वो पाकिस्तान टूरिज़्म बढ़ाने का जो है हम लोग का काम है। तो टूरिज़्म पे इस टाइम आप लोग कहीं कि कोई ऐसा कंट्री है जिसने आपको फुल फ्लैश जो है फ्री हैंड दिया हुआ है? फ्री हैंड सबसे ज़्यादा जैसे मैं बता रहा था टर्की ने दिया हुआ है हमें, बहुत अच्छा फ्री हैंड दिया हुआ है, जैसे कि वहाँ के बहुत अच्छा टूरिज़्म वहाँ पर है। बेसिकली सर होता ही है कि काफ़ी लोग टूरिस्ट जो हैं थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक, मलेशिया वगैरह जाते हैं, लेकिन अब टर्की जा रहे हैं। ऐसे यू नो वो इर्तुगल एक ड्रामा जो है वो हिट हो चुका है, तो अब पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा जो है वो टर्की देखना चाहती है। अर्तुगल को देखने के लिए जाते हैं, अर्तुगल को देखने जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, और वो उनकी जो हीरोइन है बड़े मजे से वो सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह भी चला रहे हैं, वो जो उनकी हीरोइन है उनको भी देखने जाते हैं। और नो डाउट असल उसी में यही है। लेकिन सच बात बताऊं आपको, नो डाउट टर्की में देखने वाली जगह है। हमारे हज़रत अयूब अंसारी का मज़ार वहाँ पर है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनकी जो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उनकी जो ऊँटनी जहाँ रुकी थी वो उन्हीं का घर था, हज़रत अयूब अंसारी का। बिल्कुल। और वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, तोपकापी म्यूज़ियम, वहाँ पर बीबी फातिमा का ड्रेस और वहाँ पे उनके सारे मुँह मुबारक सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर, और बहुत इस्लामिक बहुत अच्छा है। और सबसे बहुत बड़े स्कॉलर मौलाना रूमी, इस्लामिक हवाले से बड़ी निशानियाँ, बहुत निशानियाँ, और बहुत बड़े
सहाबा कराम बहुत सारे बहुत औलिया सहाबा अल्लाह कराम है वहाँ पे हाँ, मौजूद हैं। मौलाना रूमी जो है वहाँ पर वो पे उनकी तदफीन में तदफीन हुई है वहाँ पे, और वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिनको उस्ताद मानते थे हमारे जो है हमारे जो इकबाल साहब थे मसनवी मौलाना रूम की बात कर रहे हैं। मौलाना, बिल्कुल। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा है। अभी उम्रा का वो बंद हुआ हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है जून जुलाई में इंशाल्लाह ताला खोलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतनी छोटी उम्र में आपने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट संभाल ली है और इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आप काम कर रहे हैं, तो कैसे? छोटी उम्र में एक्चुअली मुझे शौक था एक्सप्लोर करने का, ट्रैवलिंग करने का मुझे बहुत शौक था। मैं कराची में ही मैंने कोई बहुत जो जगहें किसी ने नहीं देखी होंगी वो मैं सारी जगहें देख चुका हूँ। अच्छा। बहुत शौक था एक्सप्लोर करने का, बहुत ज़्यादा, अभी भी शौक है। मैं कम से कम मैं आधा पाकिस्तान घूम चुका हूँ। अभी मैं सोचा है कि बहुत सारे मेरे प्लान्स हैं। अभी वो बर्फ़ हुई हुई है वहाँ पे नथिया गली के आगे। कराची में ऐसी कोई जगह नहीं है जो मैंने नहीं की है। हाँ बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत जगह है। आप यकीन करें अभी इस गर्मी में आजकल के नौजवानों सुन लो, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े आप लोगों को कोई ऐसी जगह जाने की, तो हमारे भाई मौजूद है, नंबर में आपको इनकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा आपको, कराची में अगर आपको कुछ अच्छी जगह चाहिए तो। बिल्कुल, अभी भी इस गर्मी में आपको सच बात बताऊं, एक जगह है गोरख हिल के नाम से सिंध में, जहां पर ठंडक पड़ती है अभी भी, जहां आपको पूरे कराची में अगर गर्मी लगे तो आपको सर्दी लेने के लिए आप गोरख हिल जा सकते हैं। हिल है, हिली एरिया है वो, और बहुत अच्छा वहाँ पर ठंडक रहती है। अच्छा। और बहुत मतलब ब्यूटीफुल जगह है काफ़ी। आप पाकिस्तान देखें, अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को, मैं जितना मैं तारीफ करूं उतना कम है। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, बेशक बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस चीज का साथ नहीं देती है, बेइंतहा नहीं है। आप ये देखिए ना, हमारे करके रखते हैं। आप छोटी सी आपके मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों के पास डीप सी पोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे डीप सी पोर्ट से दुनिया कमाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चल रहा है गवादर में, चलता रहेगा, काफी इंशाल्लाह चलता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि टूरिज्म में आपने मौका दिया मुझे बात करने का, टूरिज्म में अल्लाह ताला हमारा हाथ पकड़े, और टूरिज्म में हमारे पास बेइंतहा जगह है। आप सर यकीन करें, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, अभी तो वीज़े भी काफी कम डिस्काउंट में हो गए हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं सर, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ 50% उनकी इकोनॉमी वो बेस करती है टूरिज्म पे। आपको मैं दुबई में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो देखने वाली है, लेकिन वो उनका टूरिज्म उन्होंने इतना बढ़ाया हुआ है कि उनकी इकोनॉमी, पैसा आता है वहाँ पर, लोग आते हैं, हर चीज़ खरीदते हैं, होटल यूज़ करते हैं, इकोनॉमी उनकी बढ़ती है। तो टूरिज्म से बहुत अच्छा, टर्की को ले लें आप, जिन कंट्रीज़ के टूरिज्म वीज़ा अभी इस टाइम इशू हुए हैं, अलाउ हुए हैं, तो उन पे पब्लिक जो है वो ज़्यादा फोकस कर रही है, मतलब जिस हिसाब से आपके नॉर्मल रूटीन होती होगी, एक दिन में जैसे लेट सपोज 10 वीज़ा आते होंगे, तो आज की रूटीन में भी उस जहाँ पे अलाउ हो रहा है तो इतनी क्वांटिटी आ रही है इस पेंडेमिक या सब पेंडेमिक के इस पेंडेमिक को लेकर, कंडीशन की वजह से हर बंदा डर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं भी डर रहा हूँ, आप भी डर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में? फाइनेंशियल प्रॉब्लम सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को, मेरे हिसाब से तो मेरे बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूसरे कंट्री को आई होगी, हमारे कंट्री में बिल्कुल भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतना नवाजा हुआ है कि हम लोग 4 दफ़ा एक जगह जा सकते हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो बिजनेस क्लास, एक क्लास, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, वो अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। बस टेंशन ये है कि लोग डर रहे हैं अभी। डर जो है कोविड-19 का डर है, ये सबसे ज़्यादा डर इसने फैलाया हुआ है, सबसे ज़्यादा, कि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। और सबसे अब हम लोगों को जो ट्रैवल करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ उन्होंने दे दी हैं कि आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना है, अगर वो नेगेटिव आ गया तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर पॉजिटिव आ गया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं, जो भी ट्रैवलिंग पर्सन्स होते हैं वो जब जाते हैं तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है उनका, बिल्कुल होता है, लेकिन वो पहुंच जाते हैं सब, हर बंदा पे फिर टेस्ट होता है, उसके बाद टेस्ट तो होता है, आइसोलेशन के वार्ड्स बना दिए गए। बिल्कुल, आपको मैं एक बात बताऊं, पहले बंदा जाता था 1 हफ्ते के लिए, वो कहता था मैं 1 हफ्ते में घूमूंगा फिरूंगा और वापस आ जाऊंगा। अब जो है हमारी कंट्री को छोड़ के सारी कंट्रीज ने, उन लोग ने एक नया पॉलिसी डाली है कि 15 डेज आपको कोविड के उसमें रहना होगा, क्या कहते हैं, आपको रूम में रहना होगा अलग से बिल्कुल। फिर आपका जब वो खत्म होगा आपका 15 डेज पीरियड, फिर आपको जो है आपको बाहर अपने काम घूमना फिरना, या फिर आप अपने बिजनेस के पॉलिसी ये पॉलिसी हमारे कंट्री में थी, लेकिन कोई इसमें वो नहीं करता, कोई ज़्यादा इस पे जो है ना ध्यान नहीं रखता। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में आप टर्की में छोड़ के, टर्की में 2 दिन का है, आप सऊदी अरब,
अमेरिका, लंदन, आप यूके अगर आप ट्रैवल करें आपको 15 डेज़ का उसमें आपको उसमें रहना पड़ेगा। बाकी थाईलैंड में, मलेशिया, अच्छा मलेशिया ने तो अपना वो टोटल एयरपोर्ट ही बंद कर दिया है कि कोई ट्रैवल ही नहीं कर सकता मलेशिया। मलेशिया ट्रैवल नहीं कर मतलब जितने सकता। टूरिज्म पर्सन हैं उनको ये सोच के जाना चाहिए, अगर वो 15 डेज़ की आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो 15 डेज़ उनको स्टे करना पड़ेगा, जो उनके लिए बाकायदा आइसोलेशन के लिए 15 डेज़ के लिए जी होटल बिल्कुल, बुक 15 डेज, कुछ का 15 डेज है, कुछ का 2 डेज है, 3 डेज है, लेकिन है तो दिन तो जा रहा है ना हाँ, उसमें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि एक्सपेंसेस सारे आपके, एक्सपेंसेस सारे आप बेयर करेंगे। सबसे अच्छी मजे की बात तो ये है कि एक्सपेंसेस आप नहीं करने हैं, एक्सपेंसेस सारे आपको करने रहना है, 2 दिन रहना है, वो रखेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन खर्चा आपसे करवाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल खर्चा आपसे करवाएंगे और अपने पसंदीदा होटल्स में रखवाएंगे वो लोग 5 स्टार। आप ये नहीं कि 2 स्टार 3 स्टार में रह सकते हैं। हाँ, ये भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, 5 स्टार होटल में भेजेंगे और उसी को पे करना पड़ेगा आपको। उसामा अनस साहब की तवज्जो से अगर आप जाते हैं तो आप इनको हाथ उठा कर दुआएं देंगे जब आप 15 डेज खर्चा करेंगे। ये तो चले एक मजाक की बात है, लेकिन एक रियलिटी, और ये रियलिटी है, हर किसी ट्रैवल एजेंसीज के साथ ये पैकेज इंक्लूड होगा। पैकेजेस इंक्लूड होते हैं, ये सारे पैकेजेस इंक्लूड होते हैं। सबसे ज़्यादा तो अभी पाकिस्तान का हम लोग टूरिज़्म जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगहें हैं, नथिया गली हो गया, नारान कागान हो गया, और ऐसी भी जगहें जो मैं अभी इस वक्त मेरे दिमाग में याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह हैं जो लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी हैं। कलाम हो गया, कलाम हो गया, स्कर्दू हो गया, सवात हो गया, कश्मीर इतना खूबसूरत है, बिल्कुल, मतलब सीरियसली बहुत खूबसूरत है। सिंध में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस हमारे पास हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत हैं, जो अभी तक किसी ने वो नहीं करी हैं, एक्सप्लोर नहीं की हैं। और कुछ अभी जो कुछ गवर्नमेंट इदारे हैं जो जैसे वो विंटेज जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बिल्कुल छोड़ा हुआ है। वो आप सीरियसली आप यकीन करेंगे जिस बिल्डिंग्स में कितनी जो वो जिनको आप हमें हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जिनको तैयार करके साफ सुथरा करके हम दिखा सकते हैं, वो अभी रेंट आउट हुई हुई है वो दुकानों को, और उसको मतलब उसका कोई ध्यान कोई रखने वाला नहीं है, हमारे इदारा कोई वो कर नहीं सकता। ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में टूरिज़्म पे काम हो जाए, ये सारी चीज़ें अगर काम इस पे हो जाए, तो आप लिटरली इसकी इकॉनमी इतनी हाई होगी, हमारी इकॉनमी बहुत हाई होगी। बाहर से लोग आएंगे, पैसा आएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा यहाँ पर बिजनेस होंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं ऐसे घूमने के लिए, और काफ़ी इसमें हमारी इसी वजह से सारी इकॉनमी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही सही बात है, और हमें सोचना चाहिए अपने मुल्क के बारे में कि हमें इकनॉमी कैसे बढ़ाएं और हम मज़ीद हालात कितना अच्छा करें ताकि हम IMF के कर्जे से बच सकें। एग्जैक्टली कर्जे से बच सकें। होते रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मुझे हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मुझे उनकी टीम से तो कोई ऐसी कोई सच खास तवक्को नहीं है, लेकिन मुझे उस बंदे को मुझे ये है कि वो फाइटर बंदा है, और आई पर्सनली लाइक हिम। वो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेंगे, इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है, हमारी उम्मीदें उन्हीं के साथ हैं। और नाज़रीन हमारे साथ क्योंकि ट्रैवलिंग एजेंसी के हवाले से बड़ी खदमात हैं, सैयद अनस साहब मौजूद थे हमारे, तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे सेगमेंट जैसे कि आपको पता है रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ आपके मसाइल पे बात करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। तो हम बात करेंगे उनसे, मज़े की गुफ्तगू करेंगे, आपसे जानेंगे उन आपके मसाइल का हल, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आ जाए को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आपको पता था, मैंने आपको बताया था आपके मसाइल के हल पर बात करेंगे, जो कि हमारे साथ रोज़ाना होते हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसीरुद्दीन शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत? अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह। आज आपने जो ड्रेसिंग करी है वो बिल्कुल डॉक्टर की फील्ड से चेंज कर दी है। आज जुमे का दिन भी है। अच्छा, आज जुम्मा मना तो जुमे के दिन मेरी यही गुजरे थे आप, यही ड्रेसिंग लगी आपने जो है ना चेंज नहीं करी थी अपनी ड्रेसिंग। अब पिछले जुमे शायद भूल गया था, लेकिन जुमे की ड्रेसिंग मेरी यही होती है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि हम बात करेंगे आज, क्योंकि अमजद साबरी शहीद साहब की बरसी का दिन है, और इस मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे
तला साबरी साहब जो कि अमजद भाई के भाई हैं। और तला भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अमजद भाई अपने वालिद साहब का सिलसिला आगे लेकर बढ़ रहे थे, उसको चला रहे थे, अमजद भाई के गुज़र जाने के बाद उनका सिलसिला किसने संभाला, किसने उनके मामलात को आगे कंटिन्यू करा? जैसा आपने खुद बताया, अमजद भाई भी वालिद साहब का सिलसिला लेके चल रहे थे। अब अमजद भाई के बाद मैं लेगेसी आगे लेके चल रहा हूँ, माशाल्लाह। लेकिन मेरे साथ साथ माशाल्लाह हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा शौक़ है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से सब लोग अपने अपने तरीके से, मेरे भांजे भतीजे सब लगे हैं। यहाँ मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे भतीजे यूके में रहते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो अपने दादा से, अपने चाचू से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और वो माशाल्लाह से लंदन में रहते हुए वहाँ से भी कव्वाली कर रहे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इतनी दूर तक का सिलसिला है। अमजद भाई भी दूर दूर तक अदर कंट्रीज़ जाते रहते थे, टूरिज़म उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था, तो उनके साथ कौन शामिल रहता था आने जाने में? आने जाने में अमजद भाई के साथ ज़्यादातर हमेशा हर टूर पे सारी दुनिया में मैं अमजद भाई के हर वक्त शाना बशाना रहता था माशाल्लाह। और बड़ा इंजॉय हम लोगों ने किया। मैंने अमजद भाई के साथ लाइफ को सही मायने में इंजॉय किया और अमजद भाई ने मुझे बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना, हर चीज़ के बारे में बताना, सिखाना, आदाब सिखाना महफ़िल के। मुझे अचानक से एकदम से महफ़िल में ले जाना और कह देना कि भाई ये वाला कलाम आज आप पढ़ेंगे। माशाल्लाह। तो अमजद भाई से आप कितने छोटे हैं? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, आपके अंदाजे से मैं अमजद भाई से कितना छोटा हूँगा? अमजद भाई के, मेरा अंदाज़ा तो गलत नहीं हो तो तकरीबन कोई 8-10 साल। माँ बिल्कुल 10 साल की छोटी बड़ा। 10 साल, क्या बात है भाई, ये तो विनर हो गया मैं आज। बिल्कुल आप विनर हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मैं चाहूँगा क्योंकि आज अमजद भाई की बरसी का दिन है और अल्लाह पाक उनकी बरसी के दिन बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक लाइन कोई अमजद भाई के मशहूर ज़माना कलाम की सुनाने, सिर्फ एक लाइन। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल। तो भर तू झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर तू झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आहा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना जाऊंगा खाली। जब भी इस कलाम को सुनते हैं तो बस हमारी याद अमजद भाई की यादें ताज़ा कर देती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं बात करूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आज यौम बदर भी है और यौम बदर एक मुसलमानों के लिए एक बड़ा अजीम दिन है जिसमें मुसलमानों की बेइंतहा फ़तह और नुसरत हासिल हुई। तो आज डॉक्टर साहब यौम बदर के हवाले से क्या कहेंगे? जैसे यौम बदर जो है वो इस्लाम की तारीख़ का आला तरीन दिन है। बेशक इस्लामी फतूहात का आगाज़ इस दिन से हुआ, यौम बदर से हुआ, और ईमान की पहचान ही ये दिन है कि ईमान कहते किसको हैं। असल में मुसलमान जो है वो अल्लाह की ताकत का जो है बोलता है। मुसलमान ने कभी अपनी ताकत का नहीं कहा कि हम कोई बहुत कवि हैं, हम ताकतवर हैं, हमारे पास फ़ौज बहुत बड़ी है, हमारे पास हथियार बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रकबा बहुत ज़्यादा है। ये मुसलमान की दावत कभी नहीं रही। मुसलमान ने हमेशा ये कहा है कि हमारे पास एक ही ताकत होती है और ईमान की ताकत होती है। बेशक, उस ईमान की ताकत का जो ज़हूर था वो यौम बदर है। ईमान की ताकत का ज़हूर यौम बदर है। इससे बढ़कर कोई अल्लाह की ताकत की गवाही नहीं हो सकती। क्या बात कि वो 313 नहते साहबा। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये करूँ कि रमज़ान का महीना और गर्मियों के रमज़ान थे, उसमें वो जंग लड़ी गई है, उसमें वो गज़वा लड़ा गया है और अल्लाह ताला ने एक शानदार फ़तह से, ईमान की ताकत की वजह से उन्हें जो है हमकिनार किया। और ये फ़तह फिर ये ठहरी नहीं, ये सिलसिला चलता रहा और आज भी उस फतूहात के असरात हम देखते हैं। आज मुसलमान, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ मुसलमान ना हो और दुनिया का कोई कोना नहीं
जहाँ अल्लाह की अजान ना गूंजती हो, ये उस फतह के जो सम्राट आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसको कायम दायम रखेगा। माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरा बड़ा गफूर रहीम है हमारा, और इंशाल्लाह इस चीज़ को कायम रहेगा और ये इस तरह से हम यौम बदर का दिन मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपको पता है आज हमारे मीडिया पार्टनर हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ रहते हैं स्टूडियो 28, जो कि एक बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म में मीटिंग्स करने का, सेमिनार्स करने का, पार्टीज़ वगैरह अरेंज कर सकते हैं आप स्टूडियो 28 में। तो उनका एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत प्यारी आवाज़ में कलाम, आइए समाअत करते हैं। दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों की है गुलामी, बेमिसाल उसका इसमें करामी, वो खुदा की रज़ा बन के आया। आमना बी का राज दुलारा, आमना बी का राज दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका पाया किसी ने न पाया, जिसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, पै करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। माशाल्लाह नाज़रीन, आपने देखा क्या खूबसूरत कलाम था, कितने खूबसूरत अंदाज में था। स्टूडियो 28 की जानिब से ये कलाम रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज अमजद साबरी शहीद साहब की बरसी का दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई तला साबरी साहब। तला भाई, ये बताएं कि पहले के दौर में कव्वाली किसी और रंग में मनाई जाती थी, की जाती थी, और आज के दौर में कव्वाली का ट्रेंड बड़ा डिफरेंट हो गया है। वो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, मौसीकार आ गए, उसमें आजकल लोग गिटार भी बड़ी यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि लोग मना करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं होने चाहिए। आप भी क्या उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पूरी टोटल काम कर रहे हैं, या किस अंदाज में आज के दौर में कव्वाली होनी चाहिए? भाई देखिए, हर हिसाब से चला जाता है, हम दौर के हिसाब से चला जाता है। कव्वाली पहले सिर्फ खानकाहों तक महदूद थी, और अब माशाल्लाह से आप देखें, इसका क्रेडिट भी मैं अपने वालिद साहब और अपने भाई शहीद अमजद फरीद साहब को दूंगा कि इन लोगों ने कव्वाली को खान से निकाल के सारी दुनिया में पेश किया, और कव्वाली हमेशा पढ़ी जाती है, तो सारी दुनिया में हर जगह पेश किया। और यहाँ अमजद भाई की बात की जाए तो अमजद भाई ने कव्वाली को बिल्कुल एक अलग रंग दिया, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, बहुत सारे इंग्लिश म्यूज़िक, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए अब मैं भी बहुत सारे किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी कव्वाली में सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वायलिन, रबाब,
ये कव्वाली में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं ये कव्वाली में माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मुझसे पहले अमजद भाई भी यूज़ करते रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकर चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रही हूँ आपने, माशाल्लाह, गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, आजकल के दौर में जो मज़दूर हैं और मज़दूरों का काम एक मेहनत और मुशक्क़त का होता है, तो एक मज़दूर अपना रोज़ा किस तरह रख सकता है और उसको रख लेता है इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ, फिर वो रोज़े को कंटिन्यू कैसे रख सकता है? असल में आपके सवाल का जवाब तो मैं समझता हूँ इससे पिछले सवाल में भी था कि जहाद करना, जंग लड़ना यकीनन मजदूरी से बड़ा काम है और इस महीने में लड़ी गई, बल्कि यही नहीं और बहुत सी जंगें, यानी कि शायद जो स्पेन की फतह भी रमज़ान के महीने की ही बरकत थी, वो भी इसी महीने में हुई। तो रमज़ान रोज़ा जो है, रोज़ा असल में चीज़ इस चीज़ का कि हम अपने मामूलात को लेकर चलते हुए एक वक्त के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करें, लेकिन अल्लाह ने इसमें आसानी दी। आज मैं ख़ुद एक ट्रेंड देखता हूँ कि मज़दूर हजरात जो है वो तरावी के बाद सहरी तक मजदूरी करते हैं, ये आसानी उनको हासिल है, तो एक अच्छा वक्त है। दिन में मसला रोज़ा रखें तो ज़ाहिर है गर्मी का रोज़ा है, रोज़ा रखने का एहतमाल होता है, तो ऐसी सूरत में ये भी किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर रोज़ेदार हैं जिन्हें मैंने देखा है कि गर्मी की शदीद धूप में वो मजदूरी करते हैं और अपने रोज़े को बर्दाश्त करते हैं और अल्लाह ही सब्र देता है। और इसमें कोई शक नहीं कि रोज़ा रखना गर्मी के अंदर यकीनन एक बर्दाश्त का काम है, लेकिन ईमान की ताकत हो, क्योंकि रोज़ा ईमान की ताकत के साथ रखा जाता है। ईमान की ताकत इंसान के साथ है तो कोई गर्मी, कोई हीट स्ट्रोक, कोई मसला जो है वो उसको तंग नहीं कर सकता, उसके रोज़े के रास्ते में हायल नहीं हो सकता। बहरहाल जितनी एहतियात हो सकती है हमें करनी चाहिए, लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये भी बहुत अच्छा है, इसे वेलकम करना चाहिए कि रात को लोग मजदूरी करते हैं, मजदूर अपना काम करते हैं, लेकिन ये कि रोज़ा जो हमारे मामूलात हैं उसी को रोज़े के दरमियान होना चाहिए। ये कोई रोज़ा नहीं होता कि इंसान सहरी खाए सो जाए और फिर इफ्तार में उठे, तो रोज़ा वही है कि हमारे मामूलात ज़िंदगी चलते रहें और रोज़ा भी चलता रहे। अच्छा, आजकल जितनी गर्मी का आजकल इम्कानात होते हैं और जितनी गर्मी आजकल हो रही है और मज़ीद बढ़ेगी, हीट स्ट्रोक होने को है, तो गला जो है हमारा थॉट, तो ये बड़ा चुपता सा है। जब बंदा मेहनत और मुशक्क़त के बाद थक जाता है, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, भूख बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो प्यास ऐसी चीज़ है कि अगर वो पानी का कतरा गले में नहीं जाए तो गला चुभने लग जाता है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ मुफीद जो इस चीज़ को सहरी में इस्तेमाल की जाए और ये हमारी बिल्कुल जो है नॉर्मल सा एक सिस्टम चलता रहे थ्रोट का। थ्रोट हमारा बहुत हमारे लिए मैन है, दिमाग की रस भी मिल रही होती है, आँखों की कनेक्टिविटी भी उससे, कानों की कनेक्टिविटी भी उससे। लेकिन थ्रोट जो है गर्मियों में आना बड़ा कॉमन सी बात है, लेकिन इसमें गर्मी का इतना कमाल नहीं जितना इफ़्तार का कमाल है। जो इफ़्तार में हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनसे अगर बचा जाए तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। सहरी में जो है दही का इस्तेमाल, लाइट ग़िज़ा का इस्तेमाल, दलिया है, सादा सी ग़िज़ा अगर इस्तेमाल की जाए, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ना हो। जितने इस किस्म की मसालेदार इस तरह की चीज़ें होंगी उससे प्यास ज़्यादा लगती है। जितनी ग़िज़ा में ठंडक होगी, अच्छी ग़िज़ा होगी, सेहतमंद ग़िज़ा होगी, दलिया है, खिचड़ी है, दही है, हल्के से चिकनाई के साथ पराठा भी लिया जा सकता है, सालन में हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाला जात ना हो, इस किस्म की ग़िज़ा का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो प्यास निस्बतन कम लगेगी, क्योंकि उसके अंदर ड्राइनेस कम होती है। जितने मसाले ज़्यादा होंगे इतनी ड्राइनेस ज़्यादा होगी। तो ग़िज़ा का अगर सही चॉइस हो, सही इस्तेमाल हो, तो प्यास लगने का इम्कान इंतहाई कम होता है और ये ज़्यादा बेहतर हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो लोग कोलेस्ट्रॉल की चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ लोग असली घी तो है ही मुफीद, आपसे बात हुई थी, कुछ लोग चर्बी में खाना बनाते हैं, तो वो कैसा है? जैसे पाए का इस्तेमाल, उसमें बहुत ज़्यादा वो होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके अलावा कई डिशेज़ ऐसी बन रही होती हैं जो चर्बी में बनती हैं, तो वो ग़िज़ाएँ मुफीद हैं इंसान के लिए? असल में देखें, ये पाए और ये तमाम चीज़ें हमारे रिवायती खानों में शामिल हैं, लेकिन मसला इन खानों का नहीं है। मसला ये कि इन खानों के साथ जो मूवमेंट हमें दरकार है, जो एक्सरसाइज दरकार है, जो फिज़िकल एक्टिविटी दरकार है, वो नहीं कर पाते। वो तो करने का टाइम ही नहीं मिलता ना। बिल्कुल, अब टाइम मिलता है नहीं मिलता, टाइम असल में प्रायोरिटी देखी जाती है। इस चीज़ का तो टाइम हमारे पास मौजूद है ना कि मोबाइल पे 2-2 घंटा गेम्स खेल सकें, ये टाइम तो हमारे पास मौजूद है क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो टाइम को शिकवा नहीं दिया जा सकता। इंसान की तरजीहात क्या हैं, असल में इंसान अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को तरजीहात, उसकी ज़िंदगी में क्या रही है,
मसला ये टाइम हर चीज़ के लिए इंसान के पास होता है, और अच्छी चीज़ों के लिए अगर उसके पास टाइम नहीं, अगर कोई इंसान ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलता हूँ बताओ भाई कौन सी चीज़ ईजाद की हो तो ज़रा मुझे बता दो। तो हमारे पास कोई आंसर नहीं, इंसान के पास टाइम है, हमारी तरजीहात बेहतर होनी चाहिए। देसी घी की जैसे आपने बात की, देसी घी अगर हम डायबिटीज़ कार्डियोलॉजी के हवाले से बात करें तो उसके अंदर 2 किस्म के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट, नॉन सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो आम टेम्परेचर पर जम जाए, जैसे घी है, मक्खन है, ये या डालडा जिस जो कहते हैं, इस किस्म के जो जमने वाली चिकनाई होती है उसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं। एक 10-10% तमाम चिकनाई का 10% इससे भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम आराम से कहते हैं आप ऑयल यूज़ करें, लेकिन एक थोड़ी मिकदार में इसका इस्तेमाल भी मुफीद होता है। मैं अपने पेशेंट्स को बाज़-औक़ात ये कहता हूँ कि देखें, हफ्ते में एक दिन हमारी रिवायत का हिस्सा है कि आप बेसन में रोटी बनाएं, उस पर देसी घी लगा लें और चटनी से रोटी खाएं, तो और ज़्यादा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, देसी घी भी उसको मिल जाएगा और सेहत भी उसकी ख़राब होने का इम्कान इसमें नहीं है। तो कोई चीज़ मना नहीं है, लेकिन जो तनासुब ग़िज़ा का है उस तनासुब को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारे लिए जो वो अनहेल्दी बनती है। हमें उस तनासुब को पता होना चाहिए कि किस तनासुब में हमें ऑयल लेना चाहिए, किस में जो है फ़ैट लेना चाहिए, किस में जो है कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। मेन चीज़ बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, ये कि इस्लाम में भी कहा जाता है कि आपका 4 अगर हिस्से हैं पेट में खाने के तो एक हिस्सा आप खाली रखें, 3 हिस्से मुकम्मल करें जब भी कोई खाना खाएं। ऐसे ही डॉक्टर साहब? हाँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बाकायदा हदीस है बाकायदा। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत हदीस है, तो फिर वो हदीस नबी की तो क्या ही शान है। मैं क्या शान बयान करूँ अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि वो जो आज मेडिकल ढूंढती है, जिसको रिसर्च करती है, मेरे नबी करीम आज से कई सालों पहले ये बात बता चुकी है, और मेडिकल साइंस आज उस चीज़ का तोड़ निकाल लिए। तो क्या ही बात है मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो डॉक्टर साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया, और आप हमारी तरह हमेशा शरीक होते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में रोज़ाना की तरह। और आपको तलहा भाई बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आपको उमर ख़याम साहब का जोड़ा आज आपके साथ जाएगा, और इसके साथ एक्समैन सैलून का आपने नाम तो सुना होगा, उसका फुल पैकेज आपको अवेल कर सकेंगे आप। आपका बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में इस मसरूफियत के साथ आज हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, बात यही है कि आज 17वीं सहरी का इख्तिताम होने जा रहा है, और हम मिलेंगे कल आपके साथ 18वीं सहरी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को। और अब मैं बताता चलूँ, रोज़ाना की तरह आज भी महफ़िल समा का एहतमाम है, जो कि हमारे रोज़ाना की तरह होता है। आज भी जनाब जुगनू फरीदी साहब आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, जो कि आपको कवाली से मुतफ़ीज़ करेंगे, और आप इनको देखकर दोषना होंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे जुगनू फरीदी साहब से, और उनको सुनते हैं। इसी बात के साथ, इसी ख्याल के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।